बच्चों, स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान की कक्षा में। आज हम अगला पाठ शुरू करेंगे, चुनाव और प्रतिनिधित्व यानी इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। जब हम इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि दुनिया में अधिकांश देश ऐसे हैं जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं, और इन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जनता, चूंकि बहुत बड़े बड़े देश हैं तो जनता स्वयं तो शासन करने नहीं जा सकती, इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि को चुनकर अपने लिए शासन करने के लिए भेजती है। अच्छा, जो देश लोकतांत्रिक है वहां तो चुनाव होते ही हैं, पर बहुत कुछ देश ऐसे भी हैं जहां लोकतंत्र नहीं है व्यवहार में, फिर भी वो चुनाव कराकर अपने आप को लोकतांत्रिक घोषित करना चाहते हैं। जैसे चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, चीन एक जो है वो साम्यवादी देश है, और वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ही है, दूसरी कोई पार्टी है ही नहीं। तो एक ही विचारधारा, एक ही पार्टी, फिर भी वो इलेक्शन करवाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके यहाँ जनता को भागीदारी है और जनता को अधिकार है कि वो अपने प्रतिनिधि को चुन सके। तो वास्तव में किसी देश में लोकतंत्र व्यवहारिक रूप से स्थापित है या नहीं है, इसके लिए व्यवस्था उसके संविधान में ही कर दी जाती है, और संविधान में कुछ ऐसे मूलभूत आदर्श और सिद्धांत शामिल किए जाते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ का लोकतंत्र किस अवस्था का लोकतंत्र है। जो संविधान में कुछ आदर्श और सिद्धांत दिए जाते हैं उन पर हमें निम्न प्रश्नों के जवाब मिलते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वहां का लोकतंत्र व्यवहार में लोकतंत्र है या नहीं है। जैसे मत देने की योग्यता, किस व्यक्ति को जो है वोटिंग राइट दिया जाएगा, वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। दूसरी बात है, चुनाव लड़ने के लिए किसको योग्य माना जाएगा और कौन चुनावों की देखभाल करेगा। अगर कुछ विशेष लोगों को ही वोट डालने का अधिकार दिया जाता है या कुछ विशेष लोगों को ही चुनाव में खड़े होने के लिए योग्य माना जाता है, या कोई ऐसी संस्था चुनावों की देखभाल करती है जो सरकार के नियंत्रण में है, तो वहां लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। तो इन तीन बातों से डिसाइड होगा कि हमारे उस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो पा रहे हैं या नहीं। जैसे भारत में हम जानते हैं कि मत देने की योग्य किस व्यक्ति को माना गया है? सभी को, जो भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। उसमें जाति का, भाषा का, धर्म का, स्थान का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। सभी लोगों को समान रूप से, सभी वयस्क व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। दूसरी बात, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें कि चुनाव लड़ने के लिए योग्य किसको माना जाता है, तो एक निश्चित आयु को जो लोग पूरा कर चुके हैं उनको, वो लोग चुनाव में खड़े हो सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष शैक्षिक योग्यता या कोई विशेष जाति, धर्म, लिंग, स्थान, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो भारत के नागरिक हैं, निश्चित आयु वर्ग को पूरा कर चुके हैं, सभी के लिए समान अवसर है चुनाव में खड़े होने के लिए। अब हम दूसरी बात देखते हैं कि हमारे चुनावों की देखभाल कौन करता है। चुनावों की देखभाल हमारे यहाँ एक निष्पक्ष चुनाव आयोग करता है। उस समय चुनाव जब होते हैं, उस समय जो भी कर्मचारी वहां कार्य कर रहे होते हैं वो सब उस समय के लिए चुनाव आयोग के कर्मचारी होते हैं, किसी सरकार के कर्मचारी नहीं माने जाते हैं। और आप जानते हैं कि सुरक्षा के लिए भी केवल लोकल पुलिस नहीं होती, बाहर से भी फोर्स मंगाई जाती है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने बाहुबल के आधार पर या धन बल के आधार पर चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं कर सके। फिर भी यदि कोई व्यक्ति चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो दोबारा भी चुनाव कराए जा सकते हैं। तो ये सारे हमारे एक स्वतंत्र चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र रहे, इसके लिए वहाँ जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको विशेष दर्जा दिया गया है, जिसके कारण उन पर कोई भी अपना दबाव या प्रभाव नहीं बना सके। तो इन तीन प्रश्नों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं कि हम अपने प्रतिनिधियों को कैसे चुनेंगे। जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनाव किस विधि से करेगी या मतगणना किस विधि से होगी, इस पर ये डिपेंड करता है कि वहां जो जनता ने जिन लोगों को चुना है, वो न्यायपूर्ण ढंग से वो प्रतिनिधित्व उनको प्राप्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो जैसे ये जो मेथड है, इनको हम इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ प्रतिनिधियों को चुनने के लिए कौन सी विधि है और कौन व्यक्ति विजेता हुआ, उसके जो मतों को जब गिना जाता है तो मतों की गिनती के आधार पर कोई हम क्राइटेरिया बनाते हैं कि किस व्यक्ति को हम विजेता माने, किसको विजेता ना माने। तो वो हमारे यहाँ कौन सा मेथड प्रयोग किया गया है जिसके आधार पर हम किसी कैंडिडेट को विजेता मानते हैं। किसी व्यक्ति को चुनाव में जीता हुआ कैसे माना जाएगा, मतलब कई लोग खड़े होते हैं चुनाव में,
उसमें से कैसे किसी व्यक्ति को जीता हुआ माना जाए, इसका एक तरीका, जो सबसे आगे वही जीते, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये जो मेथड है ये भारत के एमपी और एमएलए के जो इलेक्शन होते हैं उसमें इसी मेथड को फॉलो किया जाता है, यानी यही तरीका अपनाया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि इस तरीके में किस तरह से किसी व्यक्ति के जीतने का निर्धारण होता है। अब आप यहाँ देखिए, जैसे इसमें क्या है, जो सबसे आगे वही जीते, यानी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वही व्यक्ति जीता हुआ माना जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास 100 वोटर है और हमारे पास ये 4 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए हैं। उनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी डी ई, इस तरह से हमारे 5 व्यक्ति हमने हमारे कैंडिडेट जो चुनाव में खड़े हुए हैं। अब मान लीजिए इनको 20 वोट मिलते हैं, इनको भी 20 वोट मिलते हैं, इनको भी 20 वोट मिलते हैं, इनको 15 वोट मिलते हैं और इनको 25 वोट मिल जाते हैं। अब ये चूंकि इनको सबसे ज्यादा वोट मिल गए इसलिए इस व्यक्ति को जीता हुआ मान लिया, ये विनर हो गया। अब इस हिसाब से ये गणना करना बड़ा सरल है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई जटिलता नहीं है, आराम से देखने में समझ में आ जाए, वोट गिने जाएंगे और गिन के ही समझ में आ जाएगा किस व्यक्ति को वोट ज्यादा मिले हैं, उसी व्यक्ति को जीता हुआ मान लिया जाएगा। लेकिन आलोचक जो है वो ये कहते हैं कि ये तो बड़ी ही अलोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक है ही नहीं मेथड, क्योंकि उनका मानना ये है कि मान लीजिए हमने इस व्यक्ति को जीता हुआ माना, लेकिन ये इस व्यक्ति को तो केवल 25% ही वोट मिले हैं, बाकी जो इन लोगों को जो 75% वोट मिले थे इनको तो जीता हुआ माना ही नहीं गया। यानी केवल 25% वोट पाने वाले व्यक्ति को चुन लिया गया और 75% वोट है जनता के वो वेस्ट हो गए, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व तो मिला ही नहीं सरकार में। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वास्तव में ये स्थिति व्यवहार में भी कई बार देखने को मिलती है कि जितना किसी पार्टी को, इसमें क्या होता है, पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट खड़ी करती हैं इस मेथड में, जो और कितने कैंडिडेट खड़े करेंगी, जितने लोगों को पार्लियामेंट में चुनना है। जैसे भारत में जैसे भारत में 543 लोगों को चुनना है, तो उतने ही देश में निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे जितने लोगों को चुनना है। देश को छोटी छोटी जनसंख्या के आधार पर छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा और हर क्षेत्र से एक व्यक्ति चुन लिया जाएगा। तो इसमें हर चुनाव वोट डालने वाले व्यक्ति को पता होता है कि वो जो वोट डाल रहा है वो किसको डाल रहा है, क्योंकि उनके क्षेत्र का ही कोई व्यक्ति होता है तो कहीं ना कहीं उनको उसके बारे में जानकारी होती है। तो ये जो मेथड होता है उसमें जितने लोगों को चुना जाना, जैसे भारत में लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें 543 लोगों को चुना जाना है, तो हमारे देश को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा और जनसंख्या के आधार, निश्चित जनसंख्या मान ली जाएगी और उसके आधार पर इतने निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। अब मैं आलोचकों की बात पर आती हूँ कि आलोचक जो ये कह रहे थे कि भाई 75% वोट को तो कोई रिप्रेजेंटेशन या कोई प्रतिनिधित्व तो मिला ही नहीं, केवल 25% वोट जिस व्यक्ति को मिल गए थे उसी व्यक्ति को सरकार में शामिल कर लिया गया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें हो सकता है कि जो वोट का परसेंट मिला है उससे ज्यादा सीटें मिल जाएं, या हो सकता है जो वोट का परसेंट मिला है उससे कम सीटें मिले। इसके उदाहरण के लिए हम लेते हैं 1984 का लोकसभा का चुनाव। 1984 में जो कांग्रेस पार्टी थी उसको 48% वोट मिले, जबकि सीटें मिली 415 सीटें, यानी 80% सीटें मिल गई। 48% वोट और 80% सीटें मिल गई, जबकि बीजेपी को 7.4% वोट मिले लेकिन सीटें केवल 2 ही मिली। तो ये बात तो आलोचकों की ठीक है कि जितना वोट का परसेंटेज मिलता है सीटें उस अनुपात में नहीं होती, सीटें उससे कम या ज्यादा हो जाती हैं, और इसलिए आलोचक ये मानते हैं कि इसमें जो जनता वोट डाल रही है उसको सही उसके वोट के परसेंट के हिसाब से सरकार में लोग शामिल नहीं हो पाते हैं। लेकिन इन आलोचनाओं के बाद भी इसमें इस पद्धति के बहुत सारे लाभ भी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पद्धति जो है वो बहुत ही सरल है,
मतलब आराम से आपको समझ में आ रहा है। कोई भी आम व्यक्ति जो होता है, जो बहुत क्वालिफाइड नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी समझ में आएगा कि किसी व्यक्ति को किस चुना गया है तो वो कौन व्यक्ति जीता, उसको भी आराम से समझ में आ रहा है। जिसको ज्यादा वोट मिल गए वो जीत गया व्यक्ति। इसके अलावा ये चूंकि ये काउंटिंग बड़ी आसानी से समय हो जाती है, इसमें कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, इसलिए समय की भी बचत होती है और बहुत बड़े व्यवस्था भी स्थापित नहीं करनी पड़ती। इसलिए ये जो मेथड है ये बहुत ज्यादा खर्चीला भी नहीं, मतलब कम खर्चीला मेथड है और मेथड की तुलना में, तो इसलिए ये सरल भी है, कम खर्चीला भी है और आसानी से इसमें काउंटिंग भी की जा सकती है। आप देखते हैं जिस समय वोट की काउंटिंग होती है, सुबह काउंटिंग शुरू होती है और शाम तक पूरे रिजल्ट जनता के सामने आ जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या है, जो भारत जैसे बड़े राष्ट्र हैं उनमें क्या है, बहुत बड़े स्तर पर चुनाव करवाना पड़ता है और राज्य सरकार के अलग चुनाव होते हैं, केंद्र सरकार के अलग चुनाव होते हैं। तो ऐसे देशों के लिए ये मेथड जो है वो बहुत सरल होने के कारण, कम समय लेने के कारण ज्यादा उपयुक्त रहता है। इसके अलावा ये जो मेथड है इसमें क्या होता है, एक ही पार्टी की सरकार बनती है। तो ये जो सरकार एक ही पार्टी की सरकार होती है वो स्थायी सरकार होती है, क्योंकि जो मिली जुली सरकारें होती हैं तो उसमें अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग मुद्दे होते हैं, तो सरकार में आपस में खींचतान मचती है, सरकार को निर्णय लेने में देरी होती है। अगर कोई आपातकाल आ जाए तो ऐसे आपातकाल के लिए भी इस तरह की एक ही पार्टी की सरकार अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि उसमें एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा, एक ही मुद्दों के लोग होते हैं और वो फटाफट निर्णय ले लेते हैं कि आपातकाल में तुरंत निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है तो कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन उनको वो तुरंत ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये फायदा ये भी होता है कि चुनाव क्षेत्र जो है वो एक चुनाव क्षेत्र से एक ही व्यक्ति को चुना जाना है, तो वो व्यक्ति वहीं के उसी क्षेत्र विशेष के होते हैं, तो सभी लोगों को जानकारी होती है कि वो व्यक्ति जिसको चुन रहे हैं, जनता जिसको वोट डाल रही है वो किस व्यक्ति को डाल रही है, वो व्यक्ति कौन है, तो इसके बारे में उनको अच्छे से जानकारी होती है, इसलिए वो सही व्यक्ति का चुनाव अपने क्षेत्र विशेष के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो मेथड है ये जो भारत में भी एमपी और एमएलए के चुनाव में अपनाया जाता है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के चुनाव में जिस मेथड को अपनाया जाता है वो यही मेथड है। और ये मेथड जो है जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों में, बहुत सारे देशों में इसी मेथड को अपनाया जाता है। अब हम दूसरे मेथड की चर्चा करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले मेथड के बारे में पढ़ेंगे और एक चुनाव कोटा कैसे निकाला जाता है उसका जो फॉर्मूला है उसके बारे में पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव किस पद्धति से किए जाते हैं। पढ़ाई जारी रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।